नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लाल आप सबका संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग एक सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या होता है अर्थशास्त्र और इसका इम्पोर्टेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी ऐसी टर्म्स इकोनॉमिक्स में है जो बच्चों को समझने में बहुत ही मुश्किल आती है, उनको समझने में, उनको जानने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। उन टर्म्स को हम आज के सेशन में समझेंगे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्या है इकोनॉमिक्स? देखिए, इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस दैनिक जीवन में तो है ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। मैं देखता हूँ यूपीएससी में, आरपीएससी में, अदर जितने भी पीएसयूज हैं उनमें सब में क्या है, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले भी आते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न, पहले आते थे फैक्चुअल क्वेश्चन, अब कैसे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को बच्चों को समझने में पहले तो उनमें क्या होता है कि जनरली बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जो बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक्चुअल में ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। कई बच्चे उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं जानते और उसको रटने में लगे रहते हैं। तो एंड ऑफ द एग्जाम में क्या होता है, फिर बच्चा उस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाता है। अब जो याद किया हुआ है वो सब इकट्ठा हो जाता है। तो इन सब का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इस सेशन में। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है? हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सोसाइटी के अंदर या देश में किसी भी सिस्टम में जो उपलब्ध सीमित संसाधन हैं उन संसाधनों का हम किस प्रकार से यूज में ले ताकि हमको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मिल सके। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मीन्स उन संसाधनों का या उन रिसोर्सेज का इस प्रकार से हम उपयोग में ले ताकि आने वाली पीढ़ियों की पूर्ति भी हो सके, साथ साथ अभी जो हम काम में ले रहे हैं हमारी भी पूर्ति हो सके। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड अर्निंग ऑफ मनी। अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से पहले क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर? देखिए, कोई भी इंसान होता है तो वो सोचता है कि मेरे को पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए उसके दिमाग में आती है इच्छाएं, इच्छा वांट्स। उसके अंदर दिमाग में क्या आती है? इच्छा, इसको वांट्स। वांट्स, अगर उसकी कोई इच्छा होगी तभी वो क्या करेगा? एफर्ट्स लगाएगा, उसको पाने के लिए प्रयास करेगा। अंत में उसमें क्या मिलेगा? उसको संतुष्टि, मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स में? मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल कमोडिटी बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है उस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम यूज में ले ताकि हमको उचित, अनुकूलतम, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मिल सके। इसको जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड सोसाइटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मनुष्य की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। ये आपने शुरू से देखा होगा, काफ़ी टाइम से, जब से आप पैदा हुए तब से ये बातें सुन रहे होंगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती है। लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो सोसाइटी में या हमारे देश में हमारे सामने जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपना मैक्सिमम यहाँ पे गड़बड़ करेगा बेटा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल 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 मीन्स अनुकूलतम। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम प्राप्त कर सके। तो ये दूसरी अपनी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको देखते हैं।
दूसरी है सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कॉमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द ऑप्टिमल, ये देखिए ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु क्या क्या है? इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु देखिए, सबसे पहले किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करेंगे, ये क्या है? एक क्रिया है इकोनॉमिक्स की, विषय वस्तु के अंदर आती है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। प्रोडक्शन मानी उत्पादन, एक्सचेंज मानी विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण और कंजप्शन मीन्स उपभोग। ये चारों क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब प्रोडक्शन में देखेंगे, टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मैनी फैक्टर आर असेंशियल। किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उन फैक्टर्स में या उन कारकों में कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट कारक होते हैं? पहला है लैंड, जिसको भूमि लैंड सबसे ज़रूरी। दूसरा लेबर, लेबर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड लास्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेसमैन जो उस सिस्टम को रन करवाता है वो क्या है? कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उस सिस्टम को चलाता है, उसको रन करता है, वो क्या है? फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद देखते हैं एक्सचेंज। किसी वस्तु को हम उत्पादित करने के बाद उसका विनिमय कैसे करेंगे? एक्सचेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? उस वस्तु की प्राइस, मूल्य उसका निर्धारित होना। अगर उस मूल्य के आधार पर हम उसको क्या करते हैं? विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। तो ये क्या है? दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वितरण। वितरण, अब वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मींस शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्टर है। लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को मिलेगा रेंट, रेंट मानी किराया। लैंड को मिलेगा रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेज, मजदूरी। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेज। एंड कैपिटल को क्या मिलेगा? कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, ब्याज। और प्रॉफिट किसको होगा? जो उसको रन करा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो, कोई बिजनेसमैन मान लो, कोई भी वो चीज़ जो उस सिस्टम को चलाती है, वो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क वही लेता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, दो लेवल पे होता है। एक तो होता है माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में देखते हैं प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्राइस पर यूनिट लेबर एंड कैपिटल। किसी भी उत्पाद की प्राइस निर्धारित करते हैं, उसके लिए माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, कोई योजनाएं लेके आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ काम करती है। ये सब इनकम प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो इंक्लूडेड इन द मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कंजप्शन। कंजप्शन बोले तो उपभोग। उपभोग एंड किसी भी वस्तु के उत्पादन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? वस्तु हो या सेवा हो, उपभोग। उपभोग के लिए हम उसको बनाते हैं, तो ये क्या है? सबसे एंड में है। हाँ, तो हम देखेंगे अब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो टर्म्स है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चों को समझने में कठिनाई होती है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसलिए इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एक पॉजिटिव वर्ड है। ये किसी की प्रगति में या किसी में इंक्रीमेंट को दर्शाता है। करेंसी में, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे करेंसी, मुद्रा। मुद्रा के लिए
या कोई असेट्स है, परिसंपत्ति है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। मान लो आज की तारीख में $1 इक्वल्स टू 80 रुपये है आज की तारीख में, ठीक है। और आज के एक साल पहले $1 इक्वल्स टू 100 रुपया था आज के एक साल पहले, माना। तो ये क्या हुआ, पैसे की वैल्यू इसमें बढ़ती हुई दिखी है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उसी सेम वस्तु को खरीदने के लिए 80 रुपये लगा रहे हैं, और आज के एक साल पहले उसी सेम वस्तु खरीदने के लिए हम 100 रुपये लगा रहे थे। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज, इसमें वैल्यू में क्वांटिटी पैसे की बढ़ गई, लेकिन वैल्यू में क्या हुआ, इजाफा हुआ, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। दूसरा टर्म है असेट्स। असेट क्या होता है, असेट परिसंपत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको परिसंपत्ति। कोई भी वो वस्तु जिससे हमको बेनिफिट मिले, वो सब क्या है, असेट है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम देखते हैं भारत कई चीज़ों का आयात करता है, कई का निर्यात करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो वैल्यू अर्न होती है उसको माइनस जो मनी भारत से बाहर जाती है, उन दोनों को माइनस करने पे जो मिलता है वो क्या आता है, बीओपी आता है। इसमें एक साइड होता है क्रेडिट, एक साइड होता है डेबिट। क्रेडिट मानी पैसा का आना और डेबिट मानी जाना। नेक्स्ट देखिए, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो नोन एज, इसको पिंक बुक भी बोलते हैं। किसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट को, पिंक बुक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें है कांस्टेंट प्राइस। देखिए, आधार मूल्य क्या होता है, आपने देखा होगा आधार वर्ष से तुलना क्यों करते हैं। पहले तो ये देखिए आधार वर्ष होता क्या है, कांस्टेंट ईयर। भारत का कितना है अभी कांस्टेंट ईयर, 2011-12। आधार वर्ष वो होता है जिसमें इकोनॉमिक गतिविधियां नॉर्मल रहती है, मतलब न तो ज़्यादा महंगाई हो न ज़्यादा बेरोजगारी हो, ऐसी कंडीशन अनुकूलतम, मतलब राम राज्य एक तरीके से देख सकते हैं इसको। उस ईयर को क्या बोलते हैं जिसमें आर्थिक गतिविधियां सामान्य रहती है, उसको बोलते हैं आधार वर्ष। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है, एक होता है आरबीआई से अपॉइंटेड मेंबर, एक होता है गवर्नमेंट से, और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ये सब मिलके एक कमेटी बनाती है। इन सब को मिलके एक कमेटी बनती है। वो कमेटी आधार वर्ष डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये देखिए, दीज सीरीज हैव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिमूव बाय होल्डिंग प्राइस थ्रू आउट द सीरीज। ये क्या करता है, जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या करता है, रिमूव करता है, मतलब नेग्लेक्ट करता है आधार वर्ष। उससे हम क्या करते हैं, आज की कंडीशन को, आज के 10 साल पहले जो कॉमन प्राइजेस थी उनसे उसको कंपेयर करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सी यूपीएससी देख लो, आरपीएससी देख लो, जितनी भी एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाती है, वो अगर कॉमन क्वेश्चन आर्थिक गतिविधि से पूछेगी या कॉमन, ये टर्म ये क्या है, एक जनरल टर्म हो गया ये, क्योंकि सीपीआई का नाम सब सुनते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं सीपीआई एक्चुअल में है क्या। देखिए सीपीआई को देखते हैं, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड दैट आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द कंजप्शन बास्केट ऑफ एवरेज कंज्यूमर बाय सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी। मॉस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 2012 क्या है, पहले चीज तो सीपीआई रिलीज कौन करता है, सीपीआई रिलीज करता है सीएसओ। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसका मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से एमएलए, एमपी सॉरी, अभी एमपी है गुरुग्राम से। अच्छा, दूसरी चीज 2012 क्या है, 2012 बेस ईयर। किसके लिए, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए बेस ईयर क्या है, 2012। रिलीज कौन करता है, सीएसओ। अच्छा, कैसे निकालते हैं सीपीआई? सीपीआई निकालने के लिए
आपको एक सिंपल सा फंडा में बता रहा हूँ। मान लो ये एक बास्केट है, ये क्या है, एक बास्केट है। इस बास्केट में घरेलू सामान, मतलब एक नॉर्मल फैमिली के अंदर यूज में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको डाल दो। उन वस्तुओं को डालने के बाद उनकी प्राइस जो है उसको टोटल करके यहाँ लगा दो। ठीक है, ये आज की तारीख में मान लो आज, ठीक है, टुडे। और आज के आधार वर्ष जैसे मान लो कितना है इसमें 2012, 12 क्या है, एक आधार वर्ष मानना है। इस आधार वर्ष में इन्हीं वस्तुओं को हम खरीदते हैं, इन्हीं वस्तुओं की जो प्राइस होगी उसको टोटल कर दो। ठीक है, मान लो आज कितनी है, आज मान लो है 1000 रुपये। ठीक है, आज के 2012 की अगर प्राइस निकालेंगे इन्हीं वस्तुओं के लिए, 2012 में जो प्राइस थी, 2012 में जो प्राइस थी 2012 में मान लो ये प्राइस थी 500 रुपये। सेम वस्तु ये हमने खरीदी 2012 में। अब ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ टुडे, मतलब आज, सॉरी, सीटी, कॉस्ट ऑफ टुडे अपॉन कॉस्ट ऑफ एट बेस ईयर इंटू 100। देखिए 1000 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या है, सीपीआई। कितना आएगा, 5000 डिवाइड बाई 500 मतलब 2000, सॉरी 200%, 200% हो गया ना। तो ये क्या है 200% सीपीआई। ये क्या है, ये क्या बताता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई कितना हुआ। तो क्या कैसे निकालते हैं ये आपको पता लग गया होगा। ये मेनली दर्शाता है इन्फ्लेशन को। सीपीआई को किस में काम लेते हैं, और कंज्यूमर लेवल पे देखते हैं इसको। बस इस दोनों में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, ये देखते हैं प्रोड्यूसर लेवल पे। मतलब ये क्या हुआ, हम कंज्यूम करेंगे, अगर कोई कंज्यूमर है तो वो आगे उस वस्तु को बेचेगा नहीं, वहीं की वही क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर लेवल पे निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सीपीआई। ऐसे ही अगर हम इसको प्रोड्यूसर लेवल पे निकालेंगे, मतलब फैक्ट्री आउटलेट, जिसे कोई मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन करता है वस्तुओं का, वहाँ से वो बेचेगा उन वस्तुओं को होलसेल रेट पे। उस रेट पे अगर इस इंडेक्स को निकालेंगे सेम मेथड लगा के, तो वो क्या होगा, डब्ल्यूपीआई होगा। डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है, ओईए। ओईए क्या होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए आधार वर्ष किसको माना गया है, 2011 को। एग्जाम में क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं करंट प्राइस सीरीज। करंट क्या होता है, करंट प्राइस सीरीज को मार्केट प्राइस सीरीज ही बोलते हैं। अभी जो टुडे मतलब आज की तारीख में जो प्राइस है उसको बेस मानते हुए इन्फ्लेशन को, मतलब इसमें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो आज के 1 साल पहले मैंने कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, और आज मान लो उसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये हो गया। किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसमें किस क्या करते हैं, करंट प्राइस में इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं। दूसरा आ गया डिफ्लेशन, जस्ट इसका अपोजिट है, ए डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। देखिए महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन एक लेवल तक, उस लेवल से आगे अगर महंगाई बढ़ेगी तो वो क्या होती है, खतरा, देश के लिए, देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए खतरा होती है। आरबीआई क्या बताता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने बताया है इन्फ्लेशन को जनरली कितना होना चाहिए, 4 ± 2, मतलब 2 से 6 के बीच में। यहां तक अगर इन्फ्लेशन है तो चलेगा, अगर इससे कम है तो वो भी किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए नुकसानदायक है, और यहाँ से ज़्यादा है तो वो भी क्या है, बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन। ये टर्म डेप्रिसिएशन किसी वस्तु, किसी करेंसी की वैल्यू के अंदर कमी होना क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसकी मूल्य में कमी होना, सॉरी उसकी वैल्यू में कमी होना क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मान लो आज आप
कोई कार खरीदते हो उसकी वैल्यू, सॉरी आज नहीं, आज के 1 साल पहले कोई कार खरीदते हो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है 1 साल पहले, आज उसकी वैल्यू क्या है 8 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए क्या है उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन आप देखते हो इसके अंदर इनकम टैक्स आता है जो सीधा आपको पे करना होता है। इसमें क्या होता है बीच में कुछ नहीं आता, बीच में मतलब कोई चेन नहीं होती है, वो क्या हो गया डायरेक्ट टैक्सेशन। टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे जो टैक्स लगता है, वेल्थ पे जो टैक्स लगता है, ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा होता है डिस्पोजेबल इनकम। देखिए डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो टैक्स को काटने के बाद हमारे पास बचती है, मतलब जिससे हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं उस इनकम को, वो हमारे हाथ में होती है वो इनकम, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। हाउस होल्ड इनकम आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड एडिशन ऑफ बेनिफिट, इन सब के बाद जो बचती है वो क्या है डिस्पोजेबल इनकम है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आप देखते हो शेयर मार्केट में, अब आप किसी शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो आप उसके क्या हो मालिक बन जाते हो। अगर रिलायंस का आपने एक शेयर खरीदा, मानो 1000 रुपये में एक शेयर है, तो आप क्या होगे, चाहे चाहे आप उस कंपनी का चाहे 0.0000001% आपका हिस्सा होगा, लेकिन आप उसमें हिस्सेदार हो गए। आप वो शेयर खरीद लिया, आज के 1 साल बाद आपने वो शेयर बेच दिया। उस शेयर को बेचने के बाद मान लो उसकी वैल्यू में इजाफा हो गया, मान लो वही शेयर 2000 रुपये का हो गया, तो आप उसमें क्या हो गई, आपको उसमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट हुआ है, वो आप जैसे काफ़ी लोगों ने उस शेयर को खरीदा होगा, किसी ने 10 खरीदा होगा, किसी ने 100 खरीदा होगा, तो वो जो प्रॉफिट है वो सभी शेयर होल्डर्स में बट जाएगा। तो जो प्रॉफिट बढ़ता है उसी को बोलते हैं क्या डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ सेकेंड करेंसी। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो आज $1 इक्वल्स टू 80 रुपये है, तो ये क्या है एक्सचेंज रेट, कितना 80 रुपये। 80 रुपये क्या है एक्सचेंज रेट। किसी भी कंट्री, दो कंट्री या कोई भी दो कंट्री है, उन दो कंट्रियों की करेंसी के अंदर जो डिफरेंस है वही क्या है एक्सचेंज रेट है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। देखिए दो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट दो पॉलिसी लेके आती है इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट एक तो पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट किस में स्पेंड करती है पब्लिक सेक्टर में, जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, रोड हो गई, ये इन सब में जो इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट उसको इसमें काउंट करते हैं। दूसरा टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से, टैक्स लेती भी है ना, जो टैक्स लेती है उसी टैक्स को क्या करती है बांटती है या इन्वेस्टमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, सैलरी देने में करती है लोगों को। तो वो क्या है इन बांटना, मतलब अब फिजिकल पॉलिसी में इन दो चीज़ों को हम क्या करते हैं रीड करते हैं, किसको, एक तो टैक्सेशन को और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको सरकारी खर्चा बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। अब वो किस प्रकार से गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे, उसमें काफ़ी टूल्स आते हैं, उन सबको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो जनरली क्यों सुना जाता है कि टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मेनली ये दो टूल्स हैं। इसमें आपके आगे देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सो एक मॉनेटरी पॉलिसी आपके आगे आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन यूज क्या होता है, बैंक रेट को स्टेबल करना। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल क्या होता है, बैंक रेट, मतलब करेंसी को बढ़ाना या घटाना, करेंसी की क्वांटिटी को। ठीक है, दूसरा आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देख फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपुल हु आर क्लास एज अनएम्प्लॉयड while दे आर मूविंग बिटवीन जॉब्स। जैसे मान लो कोई भी आदमी है एक जॉब कर रहा है, उस जॉब को वो छोड़ के
किसी दूसरी जॉब की तलाश में जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच का, वो क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए सिंपल भाषा में देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट को, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स राम राज्य। कैसे? अभी किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो स्किल पर्सन होते हैं, मतलब जो जिनको जॉब की आवश्यकता है, आवश्यकता होना और आवश्यकता के काबिल होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। एक तो उन लोगों को जो लोग उस स्किल के बराबर हैं, उनको रोजगार मिल जाना, क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे नहीं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल है लेकिन वो जॉब नहीं चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन वो जॉब चाहते हैं। तो ये है कि जिन लोगों के पास स्किल है और जिनकी इच्छा है, उनको रोजगार जो मिल जाता है, उसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। कैसे? देखते हैं। ए स्टेट ऑफ लेबर मार्केट इन विच एवरीवन हु इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट करंट वेज रेट इट इज इन एम्प्लॉयमेंट एक्सक्लूडिंग दोज हु आर फ्रैक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो फ्रैक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं पर्सन, मतलब जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में जो जाते हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। किसमें? फुल एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, अब देखते हैं जीडीपी। ये टर्म आपने काफ़ी बार सुना है। क्या होता है जीडीपी? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अब इसमें जो टर्म काम में आ रही है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल क्यों करते हैं? जैसे मान लो कोई गुड्स है, गुड्स मानी इसमें गुड्स मानी वस्तु, वस्तु जो अंतिम उसका, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हुई है इसमें? इसमें इसका रॉ मटेरियल, इसमें इसका मशीनरीज, लेबर, इन सब की कॉस्ट इसमें जुड़ जाएगी। उस कॉस्ट को जुड़ने के बाद मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर को ये पेन मिलेगा। जैसे मैं खरीद के लाया हूँ मार्केट में, तो जो मार्केट प्राइस इसमें जुड़ेगी, उस प्राइस पे उसको बोलते हैं अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य वो होता है जो कंज्यूमर को मिलता है, कंज्यूमर को पे करना होता है। किसको? दुकानदार को मान लो, या जिससे वो खरीद रहा है, कस्टमर से। ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, देखिए मार्केट, ऑन द मार्केट विद इन ए कंट्री, किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। 1 अप्रैल से शुरू होता है भारत में और 31 मार्च को एंड में होता है। ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो इंक्लूड होंगे वो सब क्या है? जीडीपी है, कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आपके पास अंतिम वस्तुओं सेवाओं का एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में जो वैल्यू प्राप्त हुई है, उसमें से क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। किसको? जो इनकम हमको एब्रॉड से मिलेगी। अभी मैंने बोला ना बाहर से नहीं होनी चाहिए जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में जो बाहर से इनकम जनरेट होगी और देश में आएगी, उसको इसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये क्या होता है? जो इंडिया में जो बाहर से पैसा आता है ट्रेड करने के बाद एब्रॉड से, वो क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, मतलब इंपोर्ट जो करते हैं हम, इंपोर्ट करते हैं हम, वो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वैल्यू का हम इंपोर्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमको नेगेटिव में ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से जीडीपी में प्लस होगा एब्रॉड से, लेकिन इंडिया के लिए क्या हो जाता है? नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जीएनपी क्या हो गया? जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एब्रोड से जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी इंडिया के लिए? नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया तो जीडीपी में से ये माइनस हो जाएगा, तो जीएनपी क्या हो गया? जीडीपी से कम हो जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्रोस वैल्यू एडेड, जीवीए। क्या होता है जीवीए? देखिए, ग्रोस वैल्यू एडेड मीन्स, मान लो आप किसी वस्तु को बनाते हो, उस वस्तु को बनाने के लिए एक प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेस में जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, इस रॉ मटेरियल, मान लो कोई रॉ मटेरियल ए है, इसकी वैल्यू 100 रुपये है। इसके बाद इसमें और डिजाइन करके इसकी वैल्यू, इसको बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पहले ए फॉर्म में था अब बी फॉर्म में कर दिया, तो इसकी वैल्यू में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। मान लो वो 150 रुपये का हो गया। ठीक है, अब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? एक्चुअल में इंक्रीमेंट 50 रुपये का, वो वैल्यू के फॉर्म में देखेंगे हम। तो ये जो वैल्यू एड हुआ है वो कितना हुआ है? 50 रुपये। तो ये क्या है? द वैल्यू जनरेटेड बाय एनी यूनिट engage in production and the contribution of individual sector or industry to gross domestic product। जीडीपी में जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसकी वैल्यू में क्या हुआ? एडिशन। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी फॉर्म में हमने चेंज किया है। जो चेंज करने के बाद जो वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवीए बोलते हैं। और उनका सबको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जीडीपी में आ जाता है। इसमें क्या होता है? एक सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है इस फॉर्म, इस मेथड का जीडीपी काउंट करने के लिए? क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग नहीं होती है। कैसे? जैसे मान लो एक बार मैंने रॉ मटेरियल ले लिया तो 100 रुपये, प्लस अब इसकी फॉर्म को चेंज करके मैंने ये पेन बना लिया तो इसकी वैल्यू 150 रुपये है। तो अब उसमें क्या करते थे? प्रोडक्शन मेथड में इन दोनों को जोड़ देते थे, तो कितना आता था? 250 रुपये। और पहले क्या था? एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ है? एक्चुअल में जो काम हुआ है वो कितने का हुआ है? 50 रुपये का, एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इसमें क्या हुआ? डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए ये क्या है? सबसे सूटेबल है, ग्रोस वैल्यू एडेड। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, दे आर पेड टू टैक्स अथॉरिटी नॉट बाय द कंज्यूमर। जैसे ये कौन करता है पे? जो इसके जो चेन होती है किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए, जो अथॉरिटीज होती है, जो यूनिट होती है, इकाइयाँ होती है जो किसी उत्पाद को बनाती है, उनको, उनके द्वारा इसको पे किया जाता है, नॉट बाय कंज्यूमर बट इनडायरेक्टली बाय द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वेट है ना, ये वेट, इसकी जगह क्या आ गया अपने? जीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है। जीएसटी के कितने स्लैब्स हैं? कब स्टार्ट हुआ था जीएसटी? जीएसटी होता 1 जुलाई 2017 को। कितने स्लैब हैं इसके? 4 स्लैब्स हैं। कौन कौन से? 5, 12, 18 और 28%। ये सब क्या है? परसेंट में है। 5, 12, 18 और 28। ये क्वेश्चन को बार पूछा हुआ है। अब ये स्लैब्स हैं, ये वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर अलग अलग स्लैब्स में बांटे गए हैं। ठीक है, तो हाँ, जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक मेथड होता है। अब इस वेट को खत्म करके गवर्नमेंट ने कॉमन एक इनडायरेक्ट टैक्स मेथड लाए जिसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, आगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन खूब बार पूछते हैं एग्जाम में, ये इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। जैसे जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य में बढ़ोतरी होना क्या है? इन्फ्लेशन है। ठीक है, सीधा सा है। इट्स यूजुअली मेजर यूजिंग बाय सीपीआई, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, सीपीआई में इसको काम में लेते हैं। सीपीआई के द्वारा हम इन्फ्लेशन का पता लगाते हैं। सीपीआई क्या है? एक बेस्ट टूल है किसका? इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन
कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? आरबीआई क्या करता है कि जो ब्याज दर है जिस पे लोगों को लोन दिया जाता है, उस ब्याज दर को ऊपर नीचे करता है आरबीआई। और वो जो ऊपर नीचे करता है उस ब्याज दर को, वो किस बेस पे करता है उसकी हम इसमें देखते हैं स्टडी। मान लो मान लो मान लो आज की तारीख में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के माध्यम से क्या करता है? उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तभी तो महंगाई बढ़ेगी। तो पहले क्या होता है? जब बैंक लोगों को सस्ती दर पे, मतलब चीफ इंटरेस्ट रेट पे ब्याज देना स्टार्ट करता है, तो लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ब्याज लोन लेना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आता है, जिससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू गिरती है। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आरबीआई क्या करती है? ब्याज दर को कम करती है, ब्याज दर को बढ़ाती है। ब्याज दर को बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे? लोन लेना अपना हाथ खींचेंगे, बैंकों से लोन लेना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सिंपल सा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसको आरबीआई, गवर्नमेंट का नाम आ रहा है मेरे को बार बार, इसको कौन रन करता है? आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आरबीआई क्या करता है? इसको समय समय पर कम या ज़्यादा कभी बढ़ा देता है। बढ़ाता कब है? बैंक रेट कब कब इंक्रीज करता है? जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, महंगाई ज़्यादा हो जाए। और कम कब करता है? और उसको क्या करना हो? जो पीएसयूज हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट कम करना हो, तो क्या करता है? आरबीआई बढ़ा देता है उसको। किसको? बैंक रेट को। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। और दूसरा, कम कब करता है? बैंक रेट को कम कब करता है? जब उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, लोगों के हाथ में दबा के पैसा देना स्टार्ट कर देता है, कम कम रेट पे लोन देना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है? लोगों के हाथ में पैसा आता है, पैसा आएगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करना शुरू कर देगी। इसके बाद है नेशनल इनकम। देखिए, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। एवरीथिंग प्रोड्यूस एंड स्पेंड इन ए कंट्री एन इकोनॉमी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, खूब बार पूछा ये क्वेश्चन कि एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इक्वल्स टू नेशनल इनकम। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी एट बेसिक प्राइस, मतलब आधार वर्ष की जो प्राइस है उसको देखते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा। राष्ट्रीय आय को कैसे हम देखते हैं? देखिए, नेशनल इनकम एनआई क्या होता है? एनआई सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? राष्ट्रीय आय। सी मतलब कंजप्शन, हम कंजप्शन करते हैं वस्तुओं सेवाओं का, उन सब का मूल्य होता है उसको जोड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब का जो मूल्य होता है उसको जोड़ते हैं। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, मतलब जो खर्चा करती है, उसको जोड़ते हैं। प्लस प्लस एक्सपोर्ट, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होगी माइनस इंपोर्ट की जो वैल्यू होगी, उसको उसमें से माइनस करने के बाद टोटल करते हैं, तो वो क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। डेप्रिसिएशन आपको बता ही दिया था, किसी भी वस्तु या करेंसी का मूल्य का ह्रास होना या कमी होना क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत मीन्स होता है किसी भी वर्क को करने के लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं। अब कंपेरेटिवली हम किसी दूसरे वर्क को करने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो किस में काउंट करेंगे? हम पैसे में। तो मान लो मैं टीचिंग करा रहा हूँ, टीचिंग से मेरे को जो
पैसा मिलता है, मान लो पर डे का 3,000 रुपये मिल रहा है, अगर मैं टीचिंग ना करा के किसी और वर्क को करता हूँ तो मेरे को 5,000 रुपये मिलता है। ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है 2,000 रुपये का। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स सेक्रीफाई टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड। ठीक है, ये क्या है, ये जो सेक्रीफाइस होता है ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अवसर लागत। खूब बार ये टर्म बच्चों के समझ में नहीं आता है। परचेजिंग पावर पेरिटी, पीपीपी। परचेजिंग पावर पेरिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी देश की जो करेंसी होती है उस करेंसी की स्ट्रॉन्गनेस को बताता है ये परचेजिंग पावर पेरिटी। मतलब किसी वस्तु, जो सेम वस्तु है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए कौन सी देश की कितनी करेंसी काम में आ रही है, वो क्या है, परचेजिंग पावर पेरिटी है। देखिए, द पाथ ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मार्केट एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, दैट वुड मेंटेन ए कांस्टेंट रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज ऑफसेट इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज। ये कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसकी स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है, मतलब उसकी वैल्यू को बताता है। कौन, परचेजिंग पावर पेरिटी। दूसरा आ गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, रिफ्लेक्ट द मिसमैच ऑफ स्किल बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एज पैटर्न ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस। देखिए, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, अगर मान लो किसी भी देश में आप वर्कर देखते हो, उन वर्करों को एक पर्टिकुलर लेवल पे जॉब मिलती है, जैसे कि अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होता है कि कोई इंजीनियर होता है, कोई ऑपरेटर होता है, कोई मैनेजर होता है, तो उनकी योग्यता के आधार पर उनको जॉब दी जाती है। अगर उस स्किल में जो मिसमैच होता है, मतलब किसी को, मतलब जो मिसमैच होता है स्किल में, उस स्किल के डिफरेंस पे जो बेरोजगारी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब मान लो किसी देश में मान लो या किसी जगह पे मान लो कोई फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री के लिए आदमी तो खूब सारे हैं काम करने के लिए, लेकिन वो जो स्किल है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है स्किल की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीधा सा मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर ये क्या है, बाजार फेलियर इसको बोलते हैं। मतलब आप देखते हो आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हो, कई बार सेकंड हैंड वस्तुओं को, तो उन वस्तुओं को खरीदते हो तो आप देखते हो कि आपको एक परफेक्ट नॉलेज उसका नहीं होता है, या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको परफेक्ट नहीं मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप क्या करते हो, उसका गलत चयन कर लेते हो। इससे क्या होता है, मार्केट में इम्परफेक्टनेस आ जाती है, मतलब गलत वस्तु को आप सेलेक्ट कर लेते हो या परचेज कर लेते हो। उससे क्या होता है, आपको एंड ऑफ द रिजल्ट नुकसान होता है। तो ये क्या होता है, मार्केट फेलियर का एक रीजन होता है। दिस इंक्लूड सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बैरियर टू एंट्री ऑफ नेचुरल मोनोपोली। देखिए, नेचुरल मोनोपोली होती है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जियो में, अब जियो क्या हो गया है, आज टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो गया, एक मोनोपोली इसने क्रिएट कर लिया है। कैसे, इसने पहले हम सबको अपने से कनेक्ट कैसे किया, जीरो प्राइस पे हमको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसकी जो कंपटीटर कंपनियां थी वो सब क्या हो गई, बर्बाद हो गई, वो सब उन्होंने सबने अपना क्षेत्र चेंज कर लिया। तो अब इसमें क्या हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में जियो का मोनोपोली हो गया, उसने जीरो से अपने को जोड़ा, जीरो प्राइस से, और आज उसने क्या कर लिया, हमारे पे मन चाहिए अपनी प्राइस हमसे वहन कर रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, परफेक्ट मार्केट थोड़ी हुआ ये। परफेक्ट मार्केट वो होगा जिसमें एक आइडियल प्राइस मिलेगी हमको और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट फेलियर वो कंडीशन हो गई जहाँ मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना, वो मोनोपोली क्या करती है, मार्केट फेलियर को क्रिएट करती है। और सेकेंड हैंड वस्तुओं का अपन चयन करते हैं तो हमारे को क्या होता है, उसका अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो वो भी क्या है, एक मार्केट फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए, समझाए गए, मैंने जो समझाने की कोशिश की है उसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। इस क्लास को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो आपके जनरली आप मतलब आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है। आपको इससे आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जानने लायक हैं।